वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाले कुछ समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, आस्ताना में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2024 26 अप्रैल 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने। बैठक में सदस्य देशों ने समृद्धि और विकास के लिए आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषता है, अन्य पहलों के अतिरिक्त एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचारों को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की गई। अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1886 में। 1 मई 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1886 में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल 2024 को और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व भर में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देना। इस दिवस को मनाने के पीछे शिकागो में उन श्रमिक संगठनों की हड़ताल है जो कि 8 घंटे से ज़्यादा काम ना कराने के लिए की गई थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1886 से हुई थी और भारत में यह दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। श्रमिकों के विषय में शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2 मई को। विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। विश्व ट्यूना दिवस 2024 से 2 मई 2024 को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है टूना मछली के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिजों सहित कई गुण होते हैं। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 अप्रैल 2024 में भारतीय पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं। इसके अलावा यह पुरस्कार विश्व के 6 अन्य पर्यावरणविदों को प्रदान किया गया जो इस प्रकार हैं। मार्सेल क्रोम्स जो कि ब्राज़ील से हैं और मुर्रावा मारुचि जॉनसन ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। टेरेसा विंसेंट ये स्पेन से संबंधित हैं और एंड्रिया विडोरे ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। सेने गुगु जुकुलू एवं नानहले थोमा ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। इस पुरस्कार के बारे में यह वर्ष 1989 में अमेरिकी परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके भारतीयों में प्रफुल्ल समांतारा 2017, 2014 में रमेश अग्रवाल, 2004 में राशिदा बी एवं चंपा देवी शुक्ला और 1996 MC मेहता और 1992 में मेघा पाटेकर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, यादविंद्र माल्ही को। अप्रैल 2024 में यादविंदर माल्ही भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक साहित्य संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यादविंदर माल्ही
पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद हैं। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने के कारण इस चर्चा में रहे थे। कार्यकाल रहेगा इनका 4 वर्ष का। दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त वे सलाहकार की भूमिका में प्राकृतिक संरक्षण में संस्था की भूमिका की देखरेख करेंगे। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन के बारे में। यह एक ऐसा संग्रहालय है जो प्राकृतिक इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों के नमूनों की एक विशाल श्रृंखला प्रदर्शित करता है और इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2024 को संपन्न स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 फर्स्ट के संबंध में विकल्पों में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला कथन है महिला एकल SH6 स्पर्धा का खिताब भारत की नित्या श्री सुमित सिवान ने जीता है। और ऑप्शन बी है पुरुष एकल SL3 स्पर्धा का खिताब भारत के कुमार नीतीश ने जीता है। और ऑप्शन सी है महिला एकल SL3 स्पर्धा में भारत की मनदीप कौर उपविजेता रही हैं। ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष एकल SL4 स्पर्धा में भारत की सुहाल लाली नाकेरे याथिराज ने खिताब जीता है, ये सही नहीं है। इससे संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 फर्स्ट भारतीय विजेता। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 फर्स्ट आयोजित हुई है। 30 से 27 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजन स्थल रहा था टोलेडो, स्पेन। महिला एकल विजेता हैं SH6 का परिणाम। विजेता हैं नित्या श्री सुमित सिवान जो कि भारतीय हैं और उपविजेता रही थी पेरू की ग्यूलियाना पोवेडा फ्लोरेस। पुरुष युगल श्रेणी SL3 और SL4 के विजेता रहे थे नेहल गुप्ता और नवीन शिव कुमार, दोनों ये भारतीय हैं। और उपविजेता रहे थे दीप रंजन बिश्नोई और मनोज सरकार, दोनों भारत से संबंधित है। पुरुष एकल SL3 के विजेता रहे थे कुमार नीतीश जो कि भारतीय हैं और उपविजेता रहे थे ओलेक्सेंडर चिरकोव जो कि यूक्रेन से संबंधित है। और महिला एकल SL3 विजेता रही थी मरियम एनियोला बोलाजी जो कि नाइजीरिया से संबंधित हैं और उपविजेता रही थी मनदीप कौर जो कि भारतीय से संबंधित हैं। पुरुष एकल SL4 के विजेता हैं फ्रांस के लुकास मजूर और उपविजेता रहे थे भारत के सुहाल लाली नाकेरे याथिराज। महिला एकल SL4 स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता पलक कोहली जो कि भारतीय से संबंधित हैं। और मिश्रित युगल SL3 SU5 विजेता कुमार नीतीश और थुला सिमथी मुरुगेशन, दोनों भारत से संबंधित हैं। उपविजेता रहे थे लुकास मजूर और फेस्टिन नोइल, दोनों फ्रांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 22 अप्रैल 2024 को सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास ले लिया है। दूसरा कथन है उन्होंने अपने करियर में 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA खिताब और राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कई पदक जीते हैं। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। 22 अप्रैल 2024 को सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास ले लिया है और उन्होंने अपने करियर में 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA खिताब और राष्ट्रमंडल और कई एशियाई खेलों में कई पदक जीते हैं। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सौरव घोषाल क्या हैं? भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा इन्होंने 22 अप्रैल 2024 को की है। अपने करियर में जीते हैं 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में कई पदक। सबसे ऊंची रैंकिंग रही है इनकी नंबर 10 अप्रैल 2019 में। विश्व युगल चैंपियनशिप में प्रदर्शन वर्ष 2022 में ग्लासगो में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक, वर्ष 2014 में चेन्नई में युगल स्पर्धा में रजत पदक और वर्ष 2016 में डरविन में मिश्रित युगल में रजत पदक जीता है इन्होंने। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में मिश्रित युगल में रजत पदक जीता इन्होंने। एशियाई खेलों में प्रदर्शन वर्ष 2014 और 2022 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक, वर्ष 2014 और 22 में एकल स्पर्धा में रजत पदक,
वर्ष 2006 और 2010 एकल स्पर्धा में कांस्य पदक, वर्ष 2010 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक और वर्ष 2018 में एकल और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक। दक्षिण एशियाई खेल में प्रदर्शन, वर्ष 2016 में भारत में एकल स्पर्धा में कांस्य पदक और एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन प्रदर्शन में वर्ष 2019 में कुआलालंपुर में एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक। अंतिम पीसीए खिताब जीता है इन्होंने नवंबर 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। अंतिम पीएस टूर वर्ष 2024 में विंड सिटी ओपन राष्ट्रीय खिताब जीते हैं इन्होंने 13। विशेष तथ्य हैं, सौरव घोषाल राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश में पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि CPGRAMS को सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, राष्ट्रमंडल सचिव। 24 अप्रैल 2024 को राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदत्त 24 अप्रैल 2024 को मान्यता प्रदाता है राष्ट्रमंडल सचिवालय। मान्यता प्रदान किया है लंदन स्थित मार्लबोरो हाउस में 22 से 24 अप्रैल 2024 तक आयोजित हुई राष्ट्रमंडल लोक सेवा सचिवों कैबिनेट सचिवों की बैठक में। मान्यता प्रदान की गई 24 अप्रैल 2024 को जारी तीसरी द्विवार्षिक पैन कॉमनवेल्थ लोक सेवा प्रमुखों की बैठक के परिणाम व्यक्त में कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा सदस्य देशों के साथ भारत की केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणाली CVRS और नामीबिया की पहचान प्रबंधन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन तक केन्या के नागरिक मॉडल को शासन की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में। इस बैठक का विषय था शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को अपनाने पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सरकार का स्थानांतरण। बैठक का प्रामाणिक उद्देश्य है समकालीन ज्ञान, विचारों और अनुभवों को साझा करना था। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य में स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन 1500 मेगावाट में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और वित्त संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन 1500 मेगावाट में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को किया गया है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन NJHPC में। NJHPC स्थित है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। उद्घाटन करता है SJVN लिमिटेड की चेयरपर्सन और प्रबंधक निदेशक गीता कपूर। क्षमता है 1500 मेगावाट और यह पायलट परियोजना है SJVN लिमिटेड की। परियोजना में बनने वाली हरित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा NJHPC PS की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन की कोटिंग सुविधा में उसके दहन ईंधन आवश्यकताओं हेतु। यह बिजली पैदा करेगा 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के माध्यम से। दैनिक 8 घंटे के परिचालन में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 14 किलोग्राम रहेगा। उत्पादित हाइड्रोजन को रखा जाएगा 12 M3 की कुल भंडारण क्षमता युक्त भंडार टैंकों में 30 बार के दबाव में। अन्य संबंधित तथ्य हैं, यह परियोजना 20 Nm 3 घंटा क्षमता के एल्कोहल इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, जो कि वाधाल शिमला स्थित SVGN के 1.31 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से आपूर्ति की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगी। बिजली उत्पादन के साथ ही हरित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। विशेष तथ्य हैं, इस अवसर पर SJVN की चेयरपर्सन ने रामपुर HPS की दूरसंचार यूनिट 2 के माध्यम से 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन NJHPS और रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट के अपनी तरह के पहले केंद्रीकृत परिचालन का उद्घाटन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।